हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की 2 क्लासेस ले चुके हैं। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन्हें देख सकता है, और जो उस क्लास को देख चुके हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि उन्होंने मैपिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखा होगा। सो गाइज, आज हम लोग भूगर्भीय संरचना से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या है। तो भारतीय भूगर्भीय संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है। यहाँ पर मैप में आप लोग देख रहे हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे आप एक टब मान लीजिए और उसके अंदर एक बॉल डाल दीजिए, तो जो भी ओशन वाला एरिया है आपका वो पैथालासा कहलाता है और वो जो बॉल है वो पेंजिया कहलाती है। लेकिन पानी के प्रॉपर कॉन्टेक्ट में जब उसका डिवीज़न हुआ तो वहाँ पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, 2 लैंड का फॉर्मेशन हुआ। अब आप देखेंगे कि उसके फॉर्मेशन से आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट सबको पता होंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत की सिचुएशन है, वो भारतीय सिचुएशन जो है वो है पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से होती है। और हम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और सारे के सारे कॉन्टिनेंट हमारे नॉर्थ की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ ही आती है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पैथालासा और पेंजिया किस तरह से था और किस तरह से उसका डिवीज़न हुआ, फिर अंगारा लैंड बनी, गोंडवाना लैंड बनी, और फिर उससे बाकी कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। और जब उससे 7 कॉन्टिनेंट बने तो उनका आज भी जो मूवमेंट है वो नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और रशिया भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका भी नॉर्थ की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो प्लेट्स हैं, इन्हीं के आपस में टकराने से भूकंप जैसी स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर देखिए, आप लोग दिख रहा है टेथिस सी। टेथिस सी एक ऐसा सी है जो आज के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलता है, और इसके गायब हो जाने का एक कारण है कि ये जो प्लेटें नॉर्थ की तरफ मूव कर रही हैं वो आपस में मर्ज कर गई और वहाँ पर एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया, जो फोल्ड माउंटेन है। और फोल्ड माउंटेन वो है हिमालय। ठीक है गाइस, हिमालय को नवीनतम पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय के नीचे सी होने के कारण उसके अंदर आज भी हलचल होती रहती है। यूरोपियन और एशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो आपने देखा है कि काठमांडू, एनसीआर, यहाँ सब पे दिल्ली यहाँ सब पर भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। तो अगर हम अपनी पुरानी सिचुएशन से को और करंट सिचुएशन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कनेक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का, और किस तरह से डिवीज़न के बाद शिफ्टिंग स्टार्ट है और आज तक स्टार्ट है। इसको आप लोग जूम करके या स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रभाव, मतलब उसका जो एक भाग है, ठीक है, वो जो शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर की तरफ ही है, तो जो नीचे का पोर्शन उसका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, के प्रभाव से भारतीय भूगर्भीय संरचना का विकास हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय भूगर्भीय संरचना का विकास कैसे हुआ है, तो सिंपल सा आंसर है इसका। बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से और भी चेंजेस आते रहे। तो भारतीय भूगर्भीय संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पेंजिया का विभाजन तथा विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण। अब ये किस तरह से पेंजिया का विभाजन हुआ है और किस तरह से स्थल खंड का निर्माण हुआ है। उसमें अंगारा लैंड में कौन कौन से आते हैं आप लोग देख लीजिए, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये आते हैं। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। ठीक है, ये पेंजिया का विभाजन है।
और पेंजिया आपको मैंने बताया था कि क्या है, वो बॉल है। पेंजिया एक ऐसी बॉल है, इस तरह से आप समझिए, जो एक टब में पड़ी हुई है और टब आपका पूरा का पूरा ओशन है और वो उसको बोलते हैं पैथल आसाम। और जब पेंजिया का डिवीज़न हुआ तो अंगारा लैंड में हुआ और गोंडवाना लैंड में हुआ, और उसके बाद उसका डिवीज़न स्थल खंडों में कैसे हुआ, ये अब आपको समझ में आ चुका। भारत की भौगोलिक संरचनाओं का समय मापन, माप क्रम, अगर हम लोग इसको देखें कि किस तरह से इसका डिवीज़न किया जाता है भौगोलिक संरचनाओं का, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को महाकल्प, कल्प और युग, इतना तो आप लोग समझते ही हैं कि महाकल्प, कल्प और युग क्या होता है, उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है और कैसे कैसे समय के साथ उसमें बदलाव आता गया है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे महाकल्प एरा, तो सेनोजोइक काल कौन सा था, कितने करोड़ वर्ष पहले था, इसमें कितने फेज थे, कितने साल पहले था, और इसको जो है होमो सैपियन भी कहा जाता है। ठीक है, होमो सैपियंस आपको पता होगा कि जहाँ पर आरंभिक मनुष्यों के पूर्वज मनुष्य, फूल वाले पौधे और वृक्ष, मतलब जहाँ पर एक जीवन मिलना स्टार्ट होने लगा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवजीवन, यानी सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक पीरियड अगर कोई आपसे पूछ ले क्या है, तो वो होमो सैपियंस, जहाँ से मानव जीवन, फूल, पेड़ पौधे, जीव, इन सब के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे। इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। मध्यजीवी, मेसोजोइक काल क्या था, पूरा जीवी काल कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल कौन सा था। प्री कैम्ब्रियन काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। पहले वाले काल आप लोग देख लीजिएगा, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, ठीक है, परमियन, कार्बोनिफेरम, डेवोनियन, प्रवालवदी, इस तरह से जो है यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि डायनासोर कब विलुप्त हो गए थे, डायनासोर का युग कब था, मेंढक व समुद्री कछुआ कब आया। तो ये अगर पूछा जाता है तो ये आपका मेसोजोइक में था। आगे अगर आप लोग देखते हैं कि रेंगने वाले जीव की अधिकता, जल स्थितियाँ, इन सब से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए एक बार इसके ऊपर बस देख लीजिएगा इसको। लेकिन हाँ, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन जो काल है हमारा, वहाँ से आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। इसमें कई जोड़ों वाले जीव मिलने लगे थे, नील हरित शैवाल मिलने लगे थे, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बोलते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु मिलने लगे थे, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हो चुका था, महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्री कैम्ब्रियन काल कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन, ये देखिए, दक्कन है, सिंह भूमि है, आरावली पहाड़ियाँ हैं, दक्कन ट्रिप है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें अग्नि चट्टानें, ठीक है, आर्कियन टाइम में मिलती हैं। अग्नि चट्टानें अगर देखी जाएंगी तो किस काल में मिलती हैं, आर्कियन काल में मिलती हैं। वही धारवाड़ रेंज, धारवाड़ कहाँ पर लग रहा है हमारा, प्राचीन अवसादी चट्टानें मिलती हैं जो कि शिलांग रेंज में है। कुटप्पा चूना पत्थर से युक्त है, वहीं पे विंध्य है। इनको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं, एक एक को हम लोग आगे डिटेल में देखते चलेंगे। आर्कियन चट्टानें, तो अगर कोई पूछे तो सबसे बड़ी बात है कि ये प्री कैम्ब्रियन में आते हैं चारों। आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, विंध्य हो गया, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर धारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आर्कियन को समझते हैं कि यह चट्टानें पृथ्वी पर सर्वप्रथम ठंडी हुई, मतलब पृथ्वी के अंदर से। आप लोगों ने अगर अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये बताया जाएगा कि किस तरह से कोर होता है, क्रिस्टल क्या होता है,
वहाँ से जो मैग्मा निकल रहा होता है वो जब पृथ्वी की चट्टानों को फोड़ के बाहर निकला, और वो जो तरल पदार्थ जहाँ जहाँ पृथ्वी तक फैला, और जब वो ठंडा हुआ तो किस तरह से वहाँ पर चट्टानों का रूप ले लिया। ठीक है, वहाँ पे चट्टानों ने अपना रूप ले लिया। तो यह चट्टानें पृथ्वी पर सर्वप्रथम ठंडी हुई, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। यह रवेदार चट्टानें हैं। रवेदार चट्टानें मतलब इनके बीच में गैप है, भंगुर टाइप की होती हैं ये, जिसमें से पानी पास होकर जा सकता है, और उसके पास होकर जाने से ये नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। और इस चट्टानों पर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे लावा या मैग्मा। सॉरी गाइस, ये मैग्मा लिखा हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, लावा और मैग्मा आदि के रूपांतरण। समझ रहे हैं गाइस, जब ज्वालामुखी फटता है तो किस जो मैग्मा निकलता है, फिर वो जब दूर दूर तक फैलता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वहाँ पे जो चट्टानों का फॉर्मेशन होता है वो आर्कियन टाइम में हुआ, और वो रवेदार चट्टानें हैं। आंतरिक शक्तियों का इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि ग्रेनाइट एवं निस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। अब अगर हम लोग ग्रेनाइट और निस चट्टानों की बात करें तो ये आर्कियन टाइम की हैं, और ये रवेदार चट्टानें होती हैं, आंतरिक शक्तियों के द्वारा बनती हैं। आंतरिक शक्ति मतलब इनर पावर ऑफ अर्थ। ठीक है, जो पृथ्वी की प्लेटें नीचे घूम रही हैं, जो मैग्मा नीचे उबल रहा है, उनको जब वो टकराती हैं, फटती हैं या टूटती हैं, ज्वालामुखी फूटता है, तो उस तरह की जो है जिसके ऊपर मानव का कोई बस नहीं होता। अब इसका विकास आधारभूत चट्टान के रूप में होने के कारण यह अधिकांश प्रायद्वीप पठार के निचले भाग में चले गए हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनेगी, घर की नींव सबसे पहले पड़ती है और सबसे नीचे होती है। उसी तरह से आप समझिए कि नींव हमें कभी दिखती नहीं है, उसको देखने के लिए हमें सब खोदना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऊपर की परत हटाएंगे, फिर ऊपर की परत हटाएंगे, फिर उसके ऊपर की परत हटेगी, मतलब एक एक स्टेप करके हम जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे हमें आर्कियन टाइम की चट्टानें मिलेंगी। और वो जो चट्टानें हैं हमें कहाँ मिलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार के निचले भागों में मिलती हैं। तो जब हम हमारा इंडिया को देखते हैं तो हमारे वहाँ जो ये प्रायद्वीपीय पठार के जब आप लोकेशन देखेंगे तो वो भी आपको नीचे की तरफ मिलता है। उससे आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आधारभूत चट्टान इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि लावा फटा तो वो जब फैला तो वो नीचे से तो सबसे ऊपर है, लेकिन जब हम ऊपर से उसको देखेंगे तो वो सबसे नीचे हो जाएगा। यानी आधार नींव का काम कौन कर रहा है, नींव का काम कौन कर रहा है, वो मैग्मा कर रहा है, जो ठंडा होकर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आगे देखते हैं, इसका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार के पठारी क्षेत्र तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर हुआ है। मुख्य हिमालय के कुछ भागों में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये भारत में आर्कियन जो है हमारी चट्टानें, ये उनका फैलाव है कि वो कहाँ कहाँ पर है। ज़्यादातर तो हमारे सब दक्षिण भारत में ही पाए जा रहे हैं, कुछ एक हैं जो ऊपर की तरफ भी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और ये इस चीज़ को कि इन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन जटिल संरचना होने के कारण इसका दोहन भी अत्यधिक कठिन है। अब ये बात तो आपको समझ में ही आ रही होगी कि धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार, कि इसमें हमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही तरह के सोर्स मिलते हैं। ये एक इतना बड़ा स्टोर होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज होंगे, लेकिन उसको पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी हम लोगों ने ग्रेनाइट और निस देखा था, ग्रेनाइट और निस का प्रयोग किस तरह से हो रहा है आजकल वो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उसका दोहन इसलिए कठिन है क्योंकि वो सबसे नीचे है, क्योंकि वो बेस का काम कर रहा है, तो वो सबसे नीचे है और ऊपर की सारी परतें हटानी है हमें, उसके बाद उसको हम पा सकते हैं, इसीलिए इसका दोहन अत्यधिक कठिन है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में आरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ। ये आपको पता होगा कि आरावली पहाड़ियाँ जो हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक हैं, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, स्टार्टिंग में ही बनी थी, मोड़दार है। अगर हम लोग मैप देखेंगे तो एक चंद्र टाइप का मोड़ है इसमें। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, किस काल की हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रट लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अब हम लोग धारवाड़ पर आते हैं। तो आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपवर्तन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ का विकास हुआ है, जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है। यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। अब आप लोगों को इसमें ये समझ में आना चाहिए कि आर्कियन संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पानी गिरना, हवा चलना, सूरज निकलना, ये सब तो प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा होगा। तो जब हवा चलती है तो वो एक जगह की मिट्टी उड़ा के ले जाती है, मटेरियल पार्टिकल सब उड़ा के ले जाती है। पानी जब गिरता है तो वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, सूरज निकलता है तो वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो जहाँ पे जो चीज़ें जिस तरह से सेटल हो पाती हैं वो हो जाती हैं। तो धारवाड़ क्या है, आर्केनिक संरचना के बाद जो परिवर्तन हुए हैं उसके रूप में धारवाड़ का विकास हुआ है, जो कि जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानी है। अच्छा, इस चीज का मतलब ये है कि धारवाड़ का विकास तो हो गया, कैसे हुआ? जब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसमें हुआ था? आर्केनिक में हुआ था। ठीक है। इनको जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका अपरदन हुआ या निक्षेपण हुआ तो उसके साथ जो पार्टिकल्स थे वो आए। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कंप्रेस नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि जब पहले की चट्टानें बनी थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस तरह की चीज़ें रही थी जिनके कंप्रेस होने के बाद वो बने। ज्वालामुखी फटा, उससे जो मटेरियल निकला उससे वो फॉर्मेशन हुआ। किसका हुआ? आर्कियन का हुआ। लेकिन धारवाड़ में ये प्रोसेस नहीं हुआ। धारवाड़ में क्या हुआ? अपरदन और निक्षेपण के बाद ये बने और यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। अब आप लोग देख रहे हैं ना कि किस तरह से आर्कियन के ऊपर धारवाड़ आ गया। तो अब अगर हमें आर्कियन से मटेरियल्स को निकालना है या मिनरल्स को निकालना है तो हमें पहले धारवाड़ को ड्रिल करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके नीचे जा पाएंगे। तो अब एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। इसका सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, मेघालय के शिलोंग रेंज में भी हुआ है। ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर इनका विकास हुआ है। इस क्रम की चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं श्रेणियाँ, ये सब क्या हैं? धारवाड़ की संरचनाएं हैं। सॉरी, धारवाड़ संरचनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ अवसादी चट्टानों में निर्मित संरचना होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ही आवश्यक है। गलत लिख गया गाइस, उसे सही कर लीजिएगा। अच्छा, धात्विक और अधात्विक खनिज, इसमें भी दोनों तरह के मटेरियल पाए जाएंगे। और जब कोई चीज़ किसी टूटे हुए मटेरियल से बनाई जाती है तो उसमें थोड़ा सा जो होता है ना, प्रोटीन न्यूट्रिशंस, देखते हैं ना कि जब हम लोग खाना बनाते हैं घरों में तो जब वो पहली बार में बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरी बार में थोड़ा कम अच्छा लगता है। उसको 3-4 दिन रखेंगे तो उसके न्यूट्रिशन मिनरल्स कम होने लगेंगे। उसी तरह से जब ये आर्कियन से जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इनके अंदर जो संसाधन के भंडार हैं वो भी ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग नीचे इनकी तरफ चलेंगे, जब हम कुटप्पा और विंध्यन को देखेंगे तो तब हम लोग पाएंगे कि किस तरह से उनमें मिनरल्स भी कम होते गए हैं और किस तरह से उनके फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी चेंज होती गई है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के धात्विक खनिज सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। इसमें लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अम्बरक, तांबा आदि प्रमुख हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि
आर्केनिक आपकी फर्स्ट स्टेज थी और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल चीज़ें थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुटप्पा। अब आप लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं ना कि सबसे पहले आर्कियन बनी, उसके ऊपर धारवाड़ बनी, तो सबसे ज़्यादा मटेरियल नीचे था, उससे थोड़ा कम लेकिन हाँ ज़्यादा मात्रा में धारवाड़ में आया। अब धारवाड़ से जब ऊपर की तरफ अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कम होती जाएंगी। अब कुडप्पा क्या है, आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से अवसादों के निक्षेपण के द्वारा कुटप्पा संरचना का विकास हुआ। अब समझ रहे हैं कि उन दोनों के अपर्दन और निक्षेपण से जो बना वो कुटप्पा बना, जिसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। मतलब कि जो मटेरियल वहां से अपवर्तित नहीं हो पाया वो वहीं पे रह गया, लेकिन जो हो गया वो हल्का मटेरियल रहा होगा जो आसानी से मूव कर गया होगा। फिर उससे किसका फॉर्मेशन होता है, चूना पत्थर का होता है। इसमें भी जीव इसमें भी जीव का नहीं, सॉरी गाइस ये कुछ गलत हो गया है, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे ये जो है ये जीवाश्म है, ये गलत हो गया है, ये है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जीवाश्म का अभाव किस तरह से पाया जाता है। अब यह सार्वजनिक, ये सार्वजनिक नहीं है, सार्वधिक है। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है आज के वीडियो में, सॉरी। ये यहाँ पे एक मिनट गाइस। हाँ, यह सार्वजनिक ना होकर सार्वधिक है। यह सार्वधिक कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के कुट्टप्पा क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के शिवराय, जयवादी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघनी, आरावली पर्वतीय क्षेत्र एवं छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों में इस संरचना का विकास हुआ है। इसको आप लोग अभी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और अभी जब इसकी मैपिंग करवाई जाएगी तो आप लोगों को और अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुटप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर जब ये धारवाड़ के बाद बनी तो इनमें मिनरल्स की जो क्वालिटी थी वो थोड़ा लो हो गई। इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, तांबा व रंगीन पत्थर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि किस चट्टान में कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं और कौन सी किस लिए फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ये भी डिस्कस समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कहाँ से हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें पढ़ना है। हमारे पास टाइम कम है तो हम स्टैंडर्ड बुक्स को अभी नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे, मैपिंग पे फोकस करेंगे, और जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं अगर आप लोग इसको भी पढ़ते हैं तो ये भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स आर ओ और यूपी पीसीएस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड पर हो गया है, लेकिन ज्योग्राफी के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अभी भी फैक्चुअल ही आते हैं, तो ये आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। अब हम लोग विंध्यन के बारे में देखते हैं। तो कुटप्पा संरचना के अवसादी कारण से इसका विकास हुआ है। अवसादीकरण अब समझ रहे हैं, पहले आर्कियन हुआ था, आर्कियन के बाद के निक्षेपण से क्या बना, धारवाड़ बना, धारवाड़ के अवसाद और निक्षेपण से क्या बना था, कुटप्पा बना, कुटप्पा के बाद अब विंध्यन बना। तो आप लोग अगर इस सीक्वेंस को याद रखते हैं, एक जो सीक्वेंस चल रहा है, तो अगर उस सीक्वेंस को याद रखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कि ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपका क्या है, सबसे ये समझ लीजिए सबसे नीची लेयर है, और यहाँ पे आपके आर्कियन हो गया, इसके ऊपर आपका धारवाड़ हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया, कुटप्पा हो गया। अब सबसे ऊपर लेयर आएगी विंध्यन की, क्योंकि विंध्यन पर्वतमाला हम लोग आसानी से देखते हैं।
तो हम समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर की यही होगी। अब जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि ड्रिलिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब माइनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे? आर्कियन में। तो यहाँ तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे पहले हम विंध्य को पार करेंगे, फिर कुटप्पा को करेंगे, धारवाड़ को करेंगे, तब हम यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पे मटेरियल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल्स की क्वालिटी क्यों हाई होगी? क्योंकि यहाँ पे कहीं लैंड रहा होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा होगा, फिर ये मैग्मा फैला होगा, फिर यहाँ पे आर्कियन पूरा इस तरह से बन गया होगा। ये समझ लीजिए कि आर्कियन बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया है? आर्कियन की चट्टानें बन गई हैं। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल्स होंगे, कौन कौन सी पर्वतमाला बनी, ये सारी चीज़ें हुई। अब जब कोई चीज़ बनती है तो कुछ बहुत ऊंची बनती है, कुछ बहुत नीची बनती है। तो आरावली पर्वत शायद ज़्यादा ऊंचा हो गया होगा, इसलिए हमें आज भी देखने को मिलता है। और मटेरियल्स बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स इसके नीचे चले गए हैं, जिसकी हमें माइनिंग करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, इसके जो अपर्दन से जो ये बनेगा धारवाड़, इसकी क्वालिटी कुछ कम हो जाएगी। और इससे जब कुटप्पा बना तो इसकी क्वालिटी कुछ कम हो गई। उसके ऊपर जब विंध्य बना तो ये सबसे लो क्वालिटी का हुआ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे देखते हैं। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकता है, उसका रिप्लाई उसको हम देखकर दे देंगे। ठीक है गाइस, यह चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई हैं। इसके फैलने की जो लोकेशन है वो आपने देख ली, कहाँ कहाँ पर ये फैली हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है, जिसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें जीवाश्म के प्रमाण नहीं मिले थे। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जीवाश्म के प्रमाण मिल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें मिलता है जीवाश्म का प्रमाण, तो किसमें मिल रहा है? विंध्यन में मिल रहा है। बल्कि इसके ऊपर हम लोगों ने देखा था किसी में भी जीवाश्म के प्रमाण नहीं मिले थे। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। इसमें क्या है? धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। ये भी नोट करिएगा कि अगर पूछ ले कि बलुआ पत्थर में क्या धात्विक खनिज ज़्यादा होता है या कम होता है या नहीं होता है, या इसमें से नन ऑफ दीज है या ये सारे हैं, तो आप लोगों को एलिमिनेट करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे समझ लिया है कि ये क्या, यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था और जो उसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था, अगर देखें तो IAS 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आप कोहिमा से कट्यम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। तो अगर हमने कर्क रेखा के बारे में लिखा था, कोस्टल के बारे में देखा था, ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, सीमावर्ती राज्यों को देखा था। तो आप लोग अब खुद समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से कौन सी सीमा टच करती है, कहाँ पे कौन सी सीमा टच नहीं करती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ नहीं हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस का अगर नेचर देखेंगे तो जो कंटेंट आपको दिया गया है उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का कंटेंट और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया है MPPCS 2016 में, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें था राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनको इनके घटते क्रम में लगाना था। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर लगाना था सी, राजस्थान सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है।
तो ये किस तरह का उदाहरण है? मतलब पहले पूछते थे भारत तथा पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है। देखिए क्वेश्चन का नेचर कैसे बदला है। यूपीपीसीएस 2016 में ये पूछा गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अध्यारोपित सीमा का है, अवशिष्ट सीमा का है, परिवर्तित सीमा का है, ये पूर्ववर्तित सीमा का है। तो इसमें आंसर था अध्यारोपित सीमा का है, क्योंकि ये हमने डिवीज़न किया है। अध्यारोपित मतलब किसी चीज़ को अध्यारोपित किया जाना। ठीक है। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन से मेंस में पूछा गया था। सोचिए मेंस में पूछा गया था, और मैंने अब आप लोगों को कल ही करवाया था कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं भारत के जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। तो इसमें था जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर डालिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें जो नहीं बना रहा है वो है, आप लोग बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। और एक बात को ध्यान रखिए कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, हर किसी का एक दूसरे में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया झारखंड पीसीएस में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये यूपी, एमपी, उत्तराखंड किसी में भी पूछा जा सकता है। जनरल क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कल आप लोगों को बताया गया था। अब यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। कौन से भारत के बारे में सही है। मेंस 2006 का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए और उसके आसपास से जुड़े क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सही उत्तर के चयन हेतु अब इसको सेलेक्ट करना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत, पहले ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी जो एलिमिनेट कर रहा है, अगर भारत का विश्व में 5वां स्थान है तो एक गलत है, तो एक जिसमें जिसमें है वो गलत कर दीजिए। वो गलत हो जाएगा तो 2, 3, 4 बचेगा जो बी और डी में दिया हुआ है। अब ये एलिमिनेट करने का एक प्रोसेस होता है कि आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझ जाते हैं, जो गलत है ऑप्शन से सारे काट दीजिए। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.0% भाग अधिग्रहित करता है। ये कितना भाग अधिग्रहित करता है? ये तो सही है कि 2.4% भाग ही अधिग्रहित करता है, अधिकृत करता है। अब दो किसमें किसमें है उसको पकड़ लीजिए, तो बी और डी दोनों में 2 है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में है, बिल्कुल गलत। टॉपिकल रीजन में पूरा का पूरा कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत को हम लोगों ने देखा था एक हिमालयन है, एक डेजर्ट है, एक फर्टाइल है, एक कोस्टल है, तो उष्णकटिबंधीय बिल्कुल गलत है, यानी 3 गलत हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब उत्तराखंड पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं और ट्रेस करने के लायक हैं। अगर आप लोग चाहें तो उस पर ट्रेस कर सकते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कल बताया था। कितने राज्य थे? 7 थे। भारतीय मानक समय के यमोत्तर नहीं गुजरती, कल ये भी बताया था, महाराष्ट्र से। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, ये यूपी लोअर में भी पूछा गया है 2002 में, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है 2003 में। तो हो सकता है कि अब दक्षिण बिंदु न पूछकर कोई और सा इसका पॉइंट पूछ ले। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या बताया गया था कल? इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इस पे एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो कहीं भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर का, 10वां क्वेश्चन है ये। IAS 2006 में पूछा गया था। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अब इसमें बताना था कि कौन किससे लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए था कि कौन किससे लगा हुआ नहीं है, तभी ये क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोग। तो इसमें है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाउंड्रीज के क्वेश्चंस कल हम आप लोगों को करवा चुके हैं। क्वेश्चंस बेनतहा पूछे गए हैं यूपीपीएससी स्पेशल मेंस 2018 में, 16 में, 6 में। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्वेश्चंस आने की बनी हुई है। अब जैसे कि पूछा गया कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र एवं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गलत है कि सही है, बताइए आप लोग। नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक। दूसरा, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, ये सही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा गलत हो जाएगा। ठीक। और केरल गलत हो जाएगा। केरल में है माहे। ठीक। तो कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। अब 7 सिस्टर्स स्टेट्स लिखवाए हुए थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 में आरटीएस में, आरएएस में भी पूछा हुआ है। बिहार पीसीएस में है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। अब ये 18वां क्वेश्चन है इसका, ये है 8। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, किस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। बाउंड्री टच करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये कोई करंट मुद्दा चल रहा होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्टेट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर कोई भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। वहीं पर एक क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। अब कल हम लोगों ने देखा था कि समुद्री तट सबसे ज़्यादा गुजरात का लंबा है। और कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें भी कल हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी है। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, और अगर आप लोग चाहें तो अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली ये पिक्चर क्लियर नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता, अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे होते आप लोग। फिलहाल आप लोग सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे नवीनतम कौन सी है। सबसे नवीनतम है गोंडवाना लैंड। ठीक है। आईएएस में क्वेश्चन आया था, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताया था, बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2006 में, लघु हिमालय। अच्छा, ये वाला टॉपिक अभी हम लोग करेंगे, तो शिवालिक और महान हिमालय ये सब आप लोगों को वहीं से क्लियर हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2002 में क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और आप लोग अगर इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो देखेंगे कि जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का वो जो चार्ट आप लोगों को दिया हुआ है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, डिसलाइक करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लास में उसको कमेंट बॉक्स में लिखें,
जिससे हम लोग उसके अंदर रिफॉर्म्स कर सकें और अपनी क्लास की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे देखेंगे जो भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जिसमें हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, कुमाऊँ, नेपाल हिमालय, बृहद हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय एंड उत्तराखंड की जो श्रेणियाँ हैं वो क्या है, पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कैसे, अरुणाचल हिमालय कैसा है, लंबाई कितनी है, माउंटेन कहाँ पे कौन कौन से हैं, ये सारा हम लोग कल देखेंगे। दर्रे देखेंगे, दीपू दर्रा, बोमीडाला, लिपू लेक, यहाँ सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ग्वालवन वैली के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा हुआ है वो। उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास जैसी भी लगती है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कंटेंट कैसा है। थोड़ा आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाइए जिससे हम लोग ये जान सकें कि इसमें क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं और क्वालिटी नोट्स की कैसे बढ़ाई जा सकती है, ऑडियो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आवाज़ सबको क्लियर होती है कि नहीं होती है, ठीक है गाइज। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, मैपिंग ज़रूर करें, जितनी भी मैपिंग कराई जा रही है ज़रूर देखें गाइज। ओके, बाय।